बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। सुसर साहब की गारंटी और फिर लाखों शोहदा का खून, ये क्या कहानी है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो पीटीआई को छोड़कर चले गए, उन्होंने जनरल फैज पर किस किस्म के इल्जामात लगाए, हकीकत क्या है, और फिर फौज में 9 मई को किसने बगावत करवाने की कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कुछ हकायक मैं आपके सामने रखूंगा। और आपको ये बता दूं कि पीटीआई के अंदर इस वक्त जबरदस्त किस्म की धड़ेबंदी सामने आ गई है। 3 ग्रुप आमने सामने हैं और क्या मुतालबा किया जा रहा है पंजाब के हवाले से, किसका पलड़ा भारी है और ये ग्रुपिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी महंगी पड़ेगी, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर आईजी गिरफ्तारी की झूठी खबर और आईजी चाय पीते हुए पाकिस्तान के मीडिया को क्या कहते हैं और क्या पैगाम उन्होंने जारी किया, इसकी तफसील भी मैं शामिल करूंगा आज की इस नशिस्त में। और पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की तैनाती, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, इन तमाम बड़े बड़े ओहदों से लेकर और जो सिविल अवार्ड्स हैं, इनकी लूट सेल भी जारी है। और अब एक नई लिस्ट सामने आई, इस लिस्ट में किन लोगों को नवाजा जा रहा है और इनकी क्या कारकर्दगी है और इनके क्या नाम पाकिस्तान की आवाम ने इससे पहले सुने, इसकी भी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5 बरस से मैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जब आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आया और उससे पहले जब पाकिस्तान में ये वक्त आता है, तो हमने हमेशा व्यूअर्स ये देखा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अपना अपना जोर लगाती हैं और हर शख्स ये लॉबिंग करता है कि काश उसका आर्मी चीफ आ जाए और उसकी सपोर्ट उसे पॉलिटिकल फैसलों में मिलेगी। और अगर पाकिस्तान के आइन और कानून में इस चीज़ का तयन कर दिया जाए कि ये वो रास्ता है जिससे गुजर कर आपको आर्मी चीफ की तैनाती करनी है, तो शायद ये मसला हल हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो रास्ता अपनाया गया वो इंतहाई पॉलिटिकल है, जो कंट्रोवर्सीज को जन्म देता है। और हमने पाकिस्तान की 77 साल तारीख के अंदर यही देखा, और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने सिर्फ एक आर्मी चीफ के अलावा इस मुल्क के अंदर जितने भी आर्मी चीफ लगाए, और वो सारे के सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो हैं वो समझी जाती हैं किसी ना किसी तरह। और मेरिट वाला सवाल आज भी हो रहा है। आज 1.5 बरस के बाद जब एक नए आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की फौज की कमान संभाली, उस वक्त भी ये सवाल हो रहा है जनरल बाजवा के हवाले से कि क्या उनकी अपॉइंटमेंट एक पॉलिटिकल थी और किस किस्म की गारंटीज दी गई। राणा साहब से ये सवाल किया गया जी। अब वही सवाल जो हम पिछले 1.5 बरस से उठा रहे थे, आज पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स, टॉक शोज में ये सवाल उन लोगों से कर रहे हैं जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल थे। राणा साहब से पूछा गया कि क्या गारंटीज थी, क्या माहौल था और क्या हुआ, आपने जनरल बाजवा की किस अंदाज में जो है वो अपॉइंटमेंट की। वो ये कहते हैं कि ये एक इंतहाई रिस्पेक्टफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल और इन अकॉर्डेंस टू लॉ ये मामला है, और अगर इसको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे ये ठीक नहीं होगा। ज़रा सा भी अगर कहीं पे झोल है तो इसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर पाकिस्तान के हालात पर पड़ेगा। क्योंकि ये वही कमांड है जिस कमांड के हुक्म के ऊपर लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं वतन अजीज़ के ऊपर। और अगर हम इसे इस तरह से एनालाइज करेंगे तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट होगा, और फिर मुल्क के हालात जो हैं वो यकीनन इससे मुतासिर होंगे। मामला जी यहाँ पर लोगों के किरदार का है। अगर कोई शख्स इनफरादी कैपेसिटी के अंदर कोई काम करता है तो ये उसका अपना फेल है, और उसको देखना पड़ेगा पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कि उसने अपने मनसब से हटकर किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर कोई काम किया तो फिर कानून हरकत में आएगा और फिर उसे उसके मुताबिक इंक्वायरी के तनाजुर में सज़ा या जजा जो है वो ये अमल इसी तरह जारी रहेगा। अब राणा साहब ने जो बातें कही हैं वो ये कहते हैं कि किसी किस्म की डिस्टेबिलिटी अगर पैदा की गई, ख़राबी पैदा की गई, तो हमें उसको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप इसके ऊपर एक्शन लें, लेकिन इस तरह टेलीविजन प्रोग्राम में बैठकर आप उसे डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, यहां पर ना उनसे एक सवाल हुआ, और ये सवाल उनके अपनी जमात के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के उस बयान के हवाले से है जो उन्होंने एक टेलीविजन और प्रोग्राम में बैठकर कहा, मैं तो पीठ मरा पिछले 1.5 बरस से कि इनकी अपॉइंटमेंट्स जो है पाकिस्तान के अंदर जनरल बाजवा की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी, फ़ायदे लिए गए, मुल्क के अंदर आना, मुल्क से बाहर जाना, हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिरवाना, ये सब व्हीलिंग डीलिंग जो है वो जनरल बाजवा के साथ हो रही थी। ख्वाजा साहब ने हमारी इस बात के ऊपर मोहर लगाई, और वो क्या कहते हैं कि जनाब आई वॉज देयर, और ये 2 लोगों का जिक्र कर रहे हैं, जनरल एजाज का, और फिर वहाँ पर नवाज शरीफ साहब और बाकी लोग जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये बात हुई, बोथ द जेंटलमैन मरहून मिन्नत हैं, ये अल्फाज हैं कोट अनकोट, जनरल एजाज के साथ इनका एक ताल्लुक है।
और वो ये कहते हैं कि जनरल एजाज साहब 1980 से नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, वो चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल बेग के, तो ये ताल्लुक आज का नहीं है। और फिर उन्होंने इस हद तक जाकर ये कहा कि मैं जनाब आमने सामने बैठा था और गारंटी मेरे सामने दी गई कि आप इनको आर्मी चीफ बनाए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ नहीं होगा। यानी सुसर साहब की गारंटी के ऊपर आर्मी चीफ जो है मुल्क का लगाया गया। जनरल बाजवा साहब को नवाजा गया नवाज शरीफ ने, क्योंकि असलम बेग साहब चीफ ऑफ स्टाफ उनके वो रहे और उनके ताल्लुकात पुराने थे। तो इस चीज़ के ऊपर, गारंटी के ऊपर कि कल को सिविल हुकूमत और मिलिट्री हुकूमत के दरमियान, यानी मिलिट्री के दरमियान अगर कोई तनाव की सूरत हाल पैदा होती है तो जनरल बाजवा नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होंगे। ये वो गारंटीज़ हैं जो एक सुसर साहब दे रहे थे। लेकिन मेरे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी ना, जो राणा साहब ने खुद कही कि फौज के अंदर जो कमांड होती है ना, आर्मी चीफ, अगर खुदा ना खास्ता कोई दुश्मन हमारे मुल्क के ऊपर हमला करता है, और अब इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है ये कमांड है ना, आपका सिपा सलार कहता है कि हमने दुश्मनों को उसके नापाक इरादों समेत जो है वो जहन्नम वासिल करना है, तो नौजवान 25-25 साल के नौजवान अपनी जानों का नजराना जो है इस वतन अजीज की जब वो पुकारती है मट्टी तो वो कुर्बान कर रहे हैं, माएँ अपने बेटों को कुर्बान कर रही हैं। तो ये वो ताल्लुक है कमान का जिसका जिक्र हमेशा से खान साहब भी करते रहे। और मैं देख रहा था कि एक कंट्रोवर्सी जानबूझकर पैदा की गई, मैं उसकी तरफ भी आता हूं खान साहब के बयान को लेकर, लेकिन जो सवाल इनसे पूछा गया इनके पास जवाब नहीं था और ये सिचुएशन भी आ गई व्यूअर्स के, इन्हें कहना पड़ गया कि अब आप क्यों उधेड़ रहे हैं चीज़ों को, जो होना था वो हो गया और अपॉइंटमेंट्स होती हैं इसी तरह होती हैं। और ख्वाजा साहब से जो सवाल किया गया होगा उन्होंने उस तनाजुर में उसका जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह बात करनी चाहिए। फिर कोई मिठू नामी शख्स है, उनका भी जिक्र आया और कहा गया कि आप उनसे मिले और आपके तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो मैंने उनसे मिलना जो है पसंद नहीं किया। तो व्यूअर्स, ये वो मेयार है, ये वो मीज़ान है जिसके ऊपर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को तोलकर पाकिस्तान की अफवाज को जो कमांड है वो दी जाती है। और इस कमांड का जिक्र ऑब्वियसली पाकिस्तान की अवाम हमेशा से सवाल करती रही और करती रहेगी। और इमरान खान के हवाले से जो कंट्रोवर्सी पैदा की गई वो ये थी कि खान साहब भी कह रहे थे कि जनरल बाजवा को 6 महीने की आप एक्सटेंशन दे दें, और यकीनन ये ट्वीट जो है वो कामरान खान साहब की तरफ से की गई। और फिर उस प्रोग्राम में खान साहब ने जो इमरान खान का इंटरव्यू किया उसमें ये बात कही थी। इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन खान साहब ने उस समय ये कहा था कि मैं चाहता ये हूँ कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ कैपेबल नहीं है, मुल्क के अंदर इंतखाबात हों और एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए और वो इस बात का फैसला करे कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। चूंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान की अफवाज आर्मी चीफ का बड़ा गहरा होता है और जिस तरफ वो देखता है पूरी फौज उस तरफ देखती है। और इमरान खान ये सवाल उठा रहे थे कि अगर आपने इन लोगों से मुल्क के नए आर्मी चीफ का फैसला करवाना है तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। और राणा साहब ने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सवाल फिर उनसे ये होता है कि सरकार, नवाज शरीफ तो एक चार्जशीट पेश करते हैं जनरल बाजवा के हवाले से, जनरल फैज के ऊपर तो खैर अब उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि क्या मजबूरी थी कि आपने एक्सटेंशन भी दी? पहले आप कहते हैं कि सुसर साहब की गारंटी और फिर एक्सटेंशन भी उसी शख्स को दे दी जाती है, तो उस वक्त क्या मजबूरी थी? शहजाद इकबाल ने जी, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ 9 मई के हवाले से जो गिरफ्तारियां हैं इस पर कुछ चीज़ें इस प्रोग्राम में डिस्कस की गई, ये भी आपके सामने रख देता हूं कि पार्टी छोड़ने पर रिहाई मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो इमरान खान के करीब समझे जाते थे, उनसे पार्टी छोड़ने का पूछा गया। जवाब में उनका ये कहना था कि हिरासत के दौरान हमें सबूत दिखाए गए। 9 मई फौज में बगावत की कोशिश की गई जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और उनके लोग मुलविस थे। दौरान हिरासत बताया गया कि जिन्ना हाउस और दीगर जगहों पर हमला और जलाओ घराव पहले फैज हमीद के लोगों ने शुरू किया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और इसमें हजूम जो है वो शामिल हो जाता है। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि इन बातों पर यकीन करते हैं, तो उन्होंने कहा, यानी राणा साहब से ये बातें हो रही थी तो उन्होंने कहा आगे से कि मुझे ये बताया गया था कि पार्टी छोड़ने की ये अहम वजह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं ने फैज हमीद के 9 मई में मुलविस होने को पार्टी छोड़ने की वजह करार दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि बाज़ रहनुमाओं को उनकी करप्शन की फाइल्स दिखाकर उनसे पार्टी छुड़वाई गई और पार्टी छोड़ने पर उनको मजबूर किया गया। कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में आ गए ना कि अगर तुमने ये ना काम किया तो देखो फिर हम तुम्हारे खिलाफ क्या करेंगे। प्रोग्राम में उन साबिक रहनुमाओं के नाम जाहिर नहीं किए गए,
राना सनाउल्लाह ने बी शहजादा इकबाल के शो में यही बात दोहराई और वो ये कहते हैं कि 9 मई वाकयात के बाद ये बात वाज़ेह थी कि इसके पीछे फलां साहब का हाथ है। इस वक्त सबूत किसी के पास नहीं था, सिर्फ बातें होती थी। हाउसिंग सोसाइटी वाले मामले में भी फैज़ हमीद का नाम लिया जा रहा था। 9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड इमरान खान थे, उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया। इमरान खान ने कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो ऐसा होगा। तहकीकात इस वक्त जारी हैं, जो लोग मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। डिजिटल दहशतगर्दी पर भी उनसे सवाल हुआ और फिर उन्होंने ये कहा कि इतने बड़े गंद को साफ करने के लिए 2 से 4 दिन के लिए अगर आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी तो आप इसे करें। इस गंदगी को रोकने के लिए थोड़ा मसला है, ये इसकी एक बड़ी कीमत आपको अदा करना पड़ेगी। सरकार पूरी मुल्क की जो अवाम है ना, 26 करोड़ अवाम 77 बरसों से आप जैसे लोगों को बर्दाश्त कर रही है और वो लोग जो आपके मकरू खेल और आपकी एक्सटेंशन के पीछे छुपी हुई डील और आपके गारंटी सुसर साहब से जो दी जाती है, उनको अगर कोई बेनकाब करता है तो आप उसे डिजिटल दहशतगर्दी का नाम देते हैं। व्यूअर्स, जो अहम सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं कि 9 मई वाकयात पर हुकूमती अरकान आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ख्वाजा आसिफ भी इस बात पर मुतादिद दफ़ा कह चुके, राना सनाउल्लाह भी इस पर बात करते रहते हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब की निगरान वज़ीर इत्तलात उज़्मा जो बुखारी साहिबा हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करती हैं, लेकिन आज तक किसी भी हुकूमती ओहदेदार ने सबूत ना पाकिस्तान की मीडिया के सामने रखे और ना ही किसी टॉक शो में, और हत्ता कि जहाँ पे रखने चाहिए थे अदालतों में, वहाँ पर भी ये सबूत पेश नहीं किए गए। एक बयानिया बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो उड़ाया जा रहा है। आईजी पंजाब ने 9 मई वाक़े की फौरी बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको याद होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे अहम ओहदेदारों का नाम लिया। इसमें मुराद रास भी शामिल थे, इसमें फ़ारूक हबीब भी शामिल थे और इसमें वो सारे लोग शामिल थे जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए। आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सबको कसूरवार ठहराया गया, लेकिन जैसे जैसे ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए वैसे वैसे 9 मई के मुकदमात जो है उनसे उन्हें बरी कर दिया गया। जिन पर अभी भी मुकदमात हैं, सरेआम वो घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी वो इश्तिहारी भी बन गए, उनके पीछे अभी भी पुलिस को आपने लगाया हुआ है। इमरान खान के जिस्मानी रिमांड के फैसले में हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को वाज़ेह टाइम दिया। अगर इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत था तो वो पेश करते, लेकिन पंजाब हुकूमत ने कोई सबूत पेश नहीं किया। सनम जवेद का केस आपके सामने है, आलिया हमजा को गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया। सनम जवेद सबूत नहीं थे, छोड़ना पड़ा। इसके साथ साथ उमर अयूब साहब के ऊपर भी जी पंजाब में केस बनाए गए, मुकदमात थे, लेकिन मियाँ वाली की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। शहरियार अफरीदी हैं, शानदाना गुलजार हैं, जरताज गुल, ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, लेकिन अदालतों ने सबूत ना होने की वजह से इनको बरी किया। तो इस किस्म की मुल्क के अंदर अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, इस किस्म के बयानिए बनाए जा रहे हैं और दूर दूर तक इनका मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं है। सुसर साहब की गारंटी के ऊपर अगर मुल्क के अंदर इंतहाई अहम ओहदों की अपॉइंटमेंट्स होंगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं हमारे निज़ाम में, जमहूरियत के अंदर, इसको ठीक कौन करेगा? ये बात ऐसा लगता है कि शायद कोई हम महाज बना रहे हैं। हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए उन गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं जो बाऊजी ने की, पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें करने की कोशिश करती हैं। इसमें कोई भी जमात जो है आप उसे क्लीन चिट नहीं दे सकते। पाकिस्तान को अगर आप आइन से और पाकिस्तान की जमहूरियत को आप कानून से हटकर लोगों की मंशा के खिलाफ जाकर आप चलाने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर यकीनन सिस्टम एक वक्त ज़रूर आएगा, या तो वो बैठ जाएगा या फिर इसके अंदर से एक इनकलाब की आवाज़ जो है वो बुलंद होगी। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जी ट्रबल वाटर्स में मुझे नज़र आ रही है और तल्ख कलामी हुई है PTI के रहनुमाओं के दरमियान। और मैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर शायद सबसे पहले आपको जो PTI के अंदर के इख्तिलाफात थे वो मोबाइल लेकर आता रहा, बताता रहा। बहुत सारे दोस्त हमसे नाराज़ भी हो गए कि आप रोज़ बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करते हैं। अब ये तकसीम जो है वो बड़ी वाज़ेह हो गई है। पंजाब में लोग अब जलसे नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, रैलियाँ नहीं निकालेंगे, गिरफ्तारियाँ जब उनसे बचते फिरेंगे तो फिर व्यूअर्स खबरें बाहर निकलती हैं। और धड़ेबंदी अगर इस लेवल की पहुँच जाए कि कोई बाहर, बैरिस्टर गौहर एक इंतहाई कमज़ोर इंसान है और वो पार्टी को मुत्तहद करने में नाकाम रहे, और बाहर कोई ऐसी क़यादत नहीं है जिसके पीछे पूरी जो पार्टी है वो चले, तो आपको इसी तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। क़यादत का फुकदान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी 3 ग्रुप सामने आ गए। इतलात हैं कि हमाद अज़हर के इस्तीफ़े के बाद पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 ग्रुप जो हैं वो सामने हैं। हमाद अज़हर,
मियां असलम और हाफिज़ फ़रद कुछ मरकज़ी रहनुमाओं के साथ मिलकर अपना अपना ग्रुप जो है मजबूत कर रहे हैं। सवाबी जलसे में मियां असलम इकबाल के खिताब पर हमाद अज़हर नाराज़ हुए। हमाद अज़हर ने लड़कर खिताब का वक्त लिया और क़यादत से मशवरे के बग़ैर पंजाब से एहतजाज की क़यादत करने का उन्होंने नारा लगाया। हमाद अज़हर को पहले ही बता दिया गया था कि उनको तब्दील किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के तंजीमी इजलास में हमाद अज़हर और पार्टी रहनुमाओं में तल्ख़ कलामी भी हुई। हमाद अज़हर ने पंजाब के मामलात पर एतमाद में ना लिए जाने का पर सूबाई सदारत से जो इस्तीफ़ा दिया। फिर चौधरी असगर गुजर से लाहौर की सदारत जो है वापस लेने की भी हमाद अज़हर ने मुखालफत की। अगर हम माजी में जाएं तो आपको भी याद होगा कि हमाद अज़हर ने सवाबी जलसे में ऐलान किया था कि अगर सितंबर तक इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो हम अडाला जेल की तरफ मार्च करेंगे। इसके बाद असद कैसर साहब आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जनाब हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे इमरजेंसी का रास्ता हमवार हो और ये हमारे गले पड़ जाए। असद कैसर ने जी ये वाज़ेह भी किया था कि ये हमाद अज़हर का जो है एक अपना बयान है और पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर हमाद अज़हर मैदान में उतरे। फिर शाहिद अफरीदी ने इंटरव्यू दिया कि ये हमाद अज़हर से गलती हुई, स्लिप ऑफ टंग होगी, ज़ुबान फिसल गई। फिर हमाद अज़हर साहब आए और उन्होंने कहा जी कि कोई गलती नहीं हुई और मैं आज भी अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। और फिर हमने देखा कि एक के बाद दूसरा इस्तीफ़ा, दूसरे के बाद तीसरा इस्तीफ़ा आया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में केपी की हुकूमत में भी जी तनाज़ात नज़र आ रहे हैं और पंजाब के अंदर भी हमें तनाज़ात जो हैं बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। हामिद खान हैं, शेर अफजल मरवत हैं, रऊफ़ हसन आमने सामने हुए। इसके बाद शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत को भी मुअत्तल किया गया। फिर शाहरियार अफरीदी ने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े की धमकी दी। जुनैद अकबर ने कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। उमर अयूब खान पार्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। और फिर इमरान खान ने दोनों ग्रुप्स को बुलाया, सुलह करवाने की कोशिश की, क्योंकि एक ग्रुप समझता था कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक इस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से चलनी चाहिए। लेकिन तमाम रहनुमाओं की इमरान खान तक रसाई जो थी वो महदूद कर दी गई। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन चाहते हैं कि पीटीआई में दरार पैदा हो और पीटीआई तकसीम का शिकार हो। ये हम नहीं चाह रहे जी, ये पाकिस्तान के इनके दुश्मन चाह रहे हैं। और पीटीआई में बहुत ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त तकसीम है। किसी एक ऐसे किरदार की ज़रूरत है, एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो इन तमाम लोगों को इकट्ठा कर सके। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाए ना, क्योंकि उनके ऊपर तो तोशाखाना का कोई केस नहीं है, अगर वो बाहर आ जाते हैं, 9 मई के मुकदमात का फ़ैसला हो जाता है, तो यकीनन शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की अदम मौजूदगी में पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा हो। और फिर आपको ये भी खबर दें कि जो आईजी जेल खाना जात हैं शाहिद सलीम साहब, उनकी हिरासत की खबरें पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल पर चली और इसके फौरी बाद एक वीडियो आई और इस वीडियो में साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम साहब की चाय पीते हुए ये वीडियो है जो मंजरेआम पर आई। और शाहिद सलीम बेग जो थे बज़ाहिर अपने बच्चों के साथ अपने घर में मौजूद थे, हाथ में उनके चाय की प्याली थी, वो चाय पी रहे हैं और इसके साथ वो ये कहते हैं कि चाय पीते हुए झूठी खबर देखना कैसा लगता है। और इसके साथ वो ये कहते हैं कि यही येलो जर्नलिज्म है। झूठी खबर पर जियो न्यूज़ ने लिखा कि जियो न्यूज़ समेत आज मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर शाहिद सलीम बेग की हिरासत में लिए जाने की खबर नशर की गई और गलत मालूमात की बुनियाद पर नशर की गई खबर पर जियो न्यूज़ अपने नाजरीन से माजरत खा है। अब नाजरीन से तो आपने माजरत कर ली, जिसको आपने गिरफ्तार करवाया था उससे भी माजरत कर लें। आईजी जेल खाना जात ने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि ये देखें हमारे मुल्क के टीवी चैनल्स का हाल, हमारे मुल्क में इस तरह की सहाफ़त हो रही है। लेकिन व्यूअर्स इतलात ये हैं कि आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को कुछ दिन पहले तहकीकात के लिए बुलाया गया था और इसके बाद उन्हें घर वापस भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की खबरों से मुल्क में जानबूझकर एक अफरा तफरी फैलाई जा रही है। और इंप्रेशन जो मुझे फर्स्ट ये मिला ना कि शायद ये देना चाहते हैं कि सारे ही फड़े गए ने और इसको भी पकड़ लो, वो भी मुलविस था। और इस तरह से सर 9 मई का बयानिया और सहूलतकारी वाला जो बयानिया है वो आपकी मंजिल को नहीं पाएगा। सबूत लेकर आएँ जो लोग मुलविस हैं, जिन्होंने 9 मई के लिए सहूलतकारी की और ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि किसी ने कहा हो कि जाकर वहाँ पे हमला कर दो और वीडियोस मौजूद हैं, रिटर्न कोई एविडेंस आपके पास मौजूद है, कोई मैसेज मौजूद है इमरान खान का या जिसको आप मास्टरमाइंड कह रहे हैं, तो फिर ये कौम के सामने जो है वो ज़रूर आना चाहिए। प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको ये बताया था ना कि ये सिविल अवार्ड्स की बड़ी तैनातियों से लेकर सिविल अवार्ड्स की बंदर बांट जो वो जारी है। अभी उस पता ही चला है कि कुछ नए मज़ीद नाम आ गए हैं। 14 अगस्त पर जो जारी होने वाली फहरिस्त थी अवार्ड्स की वो सामने आई है और इसमें चुन चुन कर वो नाम शामिल किए गए जो या तो इस मौजूदा हुकूमत के फेवरेट हैं या फिर किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अपनी खिदमात जो हैं वो दे चुके हैं यानी इस्तेमाल हो चुके हैं।
मिसाल के तौर पर जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अहलिया हैं जी रुबाब सिकंदर को भी तमगा इम्तियाज़ दिया जा रहा है और अवार्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही घर में जाएगा, हम यही कह सकते हैं। और ये नहीं बताया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अहलिया रुबाब सिकंदर ने कौन सा मुल्क की खिदमत की है और किस खिदमत के तराफ में उन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है। फिर उमर फारूक साहब को भी हलाल इम्तियाज़ दिया जा रहा है। ये वही शख्सियत हैं जिनका नाम इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में सऊदी वली अहद की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म को तोहफ़ा मिलने वाली जो बेशकीमत घड़ी के ख़रीदार के तौर पर सामने आया। फिर इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हुए और इनको एक हीरो बनाकर पेश किया गया। उमर फारूक नामी इस कारोबारी शख्सियत ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इमरान खान को दिए जाने वाले खुसूसी गिफ्ट सेट, जिसमें एक घड़ी भी शामिल थी, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के ज़रिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया की करीबी दोस्त फ़राह खान से दुबई में $2 मिलियन के एवज़ ख़रीदी थी। तहम तहरीक इंसाफ की जानिब से इस दावे को रद्द करते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया था कि तोहफ़े में दी गई घड़ी उमर फारूक नामी शख्स को नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक मार्केट के एक डीलर को 5 करोड़ 70 लाख रुपए में फ़रोख्त की गई थी। सरकारी एजाज़ात के हवाले से जी नामों की मंजूरी के लिए कायम की गई कमेटी के सरबराह और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ये कहते हैं कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने उमर फारूक का नाम अवार्ड लेने वालों की फहरिस्त में शामिल किया था या नहीं किया था, लेकिन सर उनका नाम आ गया है और इसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम यकीनन आपको दोनों हाथों से जो है वो सैल्यूट करेगी। इसके अलावा जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तोकीर शाह को हलाल इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। गुज़श्ता साल भी नवाज शरीफ के 3 साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ फवाद हसन फवाद, नासिर खोसा और जवेद असलम को हलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया था। और जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल के शोहरत याफ्ता सिंध में शुगर मिलों के मालिक, ओमनी ग्रुप के सरबराह और आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त ख्वाजा अनवर मजीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल एजाज़ बिला हलाल इम्तियाज़ से जो है वो नवाजने का ऐलान किया गया है। और उनकी गिरां कदर खिदमात ये नहीं बताई गई कि उन्होंने की क्या है। निशान इम्तियाज़ देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, इसका फ़ैसला लोग खुद ही कर रहे हैं। और ये लूट से लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर और बंदर बांट आपके सामने हो रही है। मुल्क का आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हो, एक्सटेंशन का मामला हो, गारंटीज़ ली जाती हैं, बाबूजी गारंटीज़ लेते हैं और फिर वो लोग जिन्होंने आपके साथ जमहूरियत की भरपूर तरीके से आबियारी की है और आपके घर को और आपके घर की दीवारों को मजबूत किया, उन हाथों को आपने सलाम ना सिर्फ पेश किया बल्कि मजबूत किया और उन्हें आला जो एजाज़ात हैं इनसे भी आप नवाज रहे हैं। तो ये है आपका पाकिस्तान, जहाँ पर शरीफों के लिए, जरदारी ख़ानदान के लिए और मरूसी किरदारों के लिए ये लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आते हैं। शिकारगाह आपने इस मुल्क को बना दिया और शिकारगाह में कौन कितना बड़ा शिकारी है उसे इस शिकार के बदले एक बड़ा इनाम भी दिया जाता है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।